बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है वो उसकी सीरीज़ चल रही है। एक वीडियो इंशाल्लाह आगे मज़ीद बनेगी। तो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है वो कंप्लीट जो है वो इसके तकरीबन 8 से 9 सेक्शंस हैं। ये फिंगर टिप्स पे जो है वो कंप्लीट जो है वो तैयार हो जाएगा। आज जो हमने पढ़ना है, पिछली वीडियो पे मैंने बता दिया था इसकी इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के अंदर कि सेक्शन 3 जो है वो किस तरह जो है वो एप्लीकेबल आना है। वो सारी वीडियो के अंदर जो है वो उसकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो एलेबोरेशन जो है वो उसके अंदर कंप्लीट मौजूद है। उसके बाद जो आज पढ़ना है वो सेक्शन 4 और सेक्शन 5। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेना, फिर उसके अंदर उसका कंसेप्ट लिख लेना, एक एक करके पॉइंट्स लिख लेना कि इस सेक्शन के अंदर ये पॉइंट्स है, इस सेक्शन के अंदर ये पॉइंट्स हैं। तो इसके मुताबिक जो है वो आपने चलना है, प्रोसीड करना है इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर ये आ जाता है, सेक्शन 4 की डिस्क्रिप्शन देख लें। सेक्शन 4 की डिस्क्रिप्शन है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कि जो इस ऑफेंस की इल्लीगल डिस्पोजेशन है इसकी कॉग्निजेंस कौन लेगा। कॉग्निजेंस से मुराद है कि इसको सुनेगा कौन, इसकी समाअत कौन करेगा, किसके पास अख्तियार है, किसके पास जुरिस्डिक्शन है कि इसको जो है वो समाअत करे, इसकी हियरिंग करे, इसको सुने। और कैसे सुनेगी, किसकी बेस के ऊपर, सूट फाइल होगा, कोई एप्लीकेशन जाएगी या क्या होगा, किस तरह जो है वो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी और कौन सी कोर्ट है इसके अंदर शामिल, ये आपने इसके अंदर समझना है। इसको अब एक एक करके पॉइंट्स लिखते जाना ताकि आपकी फिंगर टिप्स पे हो। नंबर 1 कि इल्लीगल डिस्पोजेशन का कोई मामला आ जाता है ना, कि इसने इल्लीगल डिस्पोजेशन की है, इसने मुझे इल्लीगल डिस्पोजेस किया है, तो आपने कंप्लेंट फाइल करनी है। किधर? इस्तगासा। किधर फाइल करना है? कंप्लेंट को कहते हैं इस्तगासा। इसके अंदर समझ लेना, कंप्लेंट कहते हैं इस्तगासा, कंप्लेनेंट कहते हैं मुस्तगीस को। अगर लड़का है तो मुस्तगीस, अगर लड़की है तो मुस्तगीसिया, अगर एक से ज़्यादा है तो उसको कहते हैं मुस्तगीसियान। क्लियर है? अच्छा, कंप्लेंट फाइल करनी है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट इसके पास जुरिस्डिक्शन है इसकी कॉग्निजेंस लेने की, और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके अंदर एक साइटेशन अब नोट कर लेना, PLD 2006 कराची पेज 221, ये इसकी साइटेशन है। उसके बाद अगला पॉइंट इसके अंदर ये आ जाता है कि जो सेशन कोर्ट है ना वो बाउंड नहीं है कि एविडेंस रिकॉर्ड करे, लेकिन इट्स ऑल अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। अगर सेशन कोर्ट चाहे तो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन बाउंड नहीं है, शेल नहीं, मैंडेटरी नहीं, नेसेसरी नहीं, एसेंशियल नहीं है कि उसने करना ही करना है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन है। इट्स ऑल अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट के कोर्ट चाहे तो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है इस मामले में, लीगल डिस्पोजेशन के मामले में। फिर उसके बाद अगला सवाल इसी सेक्शन के अंदर कि इसकी जो है वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर कौन सा कोड अप्लाई होगा, लॉ कौन सा अप्लाई होगा, इसके ऊपर कोड कौन सा होगा, CRPC 1898। CRPC 1898 इसके ऊपर अप्लाई होगा, और 200 से लेकर जो 205 तक सेक्शंस बताए गए हैं CRPC के अंदर वो सारे कंप्लेंट पे बताए गए हैं। वही सारा जो कंप्लेंट का प्रोसीजर है CRPC का 200 से लेकर 205 तक, 200 से लेकर 205 तक जितने सेक्शंस कंप्लेंट के ऊपर बताए गए हैं वही सारा एज इट इज़ प्रोसीजर जो है वो इल्लीगल डिस्पोजेशन के हवाले से सेशन कोड में कंप्लेंट के ऊपर अप्लाई होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है इस सेक्शन का, सेक्शन 4 का, कि द कोर्ट oblique session court may at any stage of the proceedings with respect to this matter may direct the police to arrest the accused। कोर्ट किसी भी स्टेज पे कह सकती है पुलिस ऑफिसर को कि मुलजम को अरेस्ट करके लेके आओ, किसी भी स्टेज पे। यहाँ तक क्लियर है? इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, सेक्शन का मेन कंसेप्ट क्या है कि सेशन कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस लेगी, कंप्लेंट फाइल करेंगे, इस्तगासा फाइल करेंगे, फिर उसके बाद कोर्ट चाहे तो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, कोर्ट चाहे तो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकती, कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट बाउंड नहीं है। फिर इसके पर CRPC अप्लाई होना है, जो 200 से लेकर 205 तक CRPC 1898 के अंदर सेक्शंस बताए गए हैं वो सेम एज इट इज उसका प्रोसीजर जो है वो क्या सेशन कोर्ट की कंप्लेंट के अंदर फाइल होना है विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर इलीगल डिस्पोजेशन के हवाले से। फिर उसके बाद कोर्ट किसी भी स्टेज पे कह सकती है पुलिस ऑफिसर को कि अरेस्ट करके लाओ इस अक्यूज्ड को, इस मुलजम को। ये सेक्शन 4 का कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस जो है उसका कंप्लीट कंसेप्ट सेक्शन 4 का ये आ गया। अगला आ जाता है सेक्शन 5, उसके अंदर आया था इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर।
इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर के भी अब आपने पॉइंट्स बना के नोट कर लें। हर सेक्शन के मैं आपको कहता हूँ तो कि पॉइंट्स मैं आपको बना देता हूँ कि इसके अंदर आप पॉइंट्स से समझ लें तो आपके फिंगर टिप्स पे हो गए। सेक्शन का ये मतलब है कि जब आप बेयर एक्ट मेजर एक्ट से पढ़ें उसको लाजमी उसको सामने रख के पढ़ा करें, फिर उसके बाद उसको सामने रख के लिखें, उसको उसकी वर्डिंग को बाद में पढ़ें कि ये क्लियर है मेरा इस पे कंसेप्ट। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर क्या कहता है? इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सेशन कोर्ट जो मामला है लीगल डिस्पोजेशन के हवाले से, इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? जो पुलिस ऑफिसर है, किसका? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है, मुतलका थाना, उसका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसको हम कहते हैं एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और 15 डेज के अंदर जो है वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा सेशन कोर्ट में कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने इसके हवाले से की है और इसकी रिपोर्ट जो है वो ये आ गई कोर्ट के सामने। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो कोर्ट मजिस्ट्रेट को, अगर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है जिसको ज़रई अराजी कहते हैं तो उस कोर्ट रेवेन्यू ऑफिसर को जो है वो कर सकती है। इसके अंदर डिस्टिंक्शन समझ लेना। रेजिडेंशियल को उर्दू में हमारी जो लीगल लैंग्वेज है इसके अंदर कहते हैं साकन, सिकना, सिकनी। क्लियर हो गया? उसके बाद कमर्शियल को कहते हैं कमर्शियल और एग्रीकल्चरल को कहते हैं ज़रई अराजी। एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है, लैंड होगी अराजी, एग्रीकल्चरल होगी ज़रई। एग्रीकल्चरल लैंड को क्या कहते हैं? ज़रई अराजी। ये क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू ऑफिसर को कह सकती है कि इस लैंड का मुझे कंप्लीट रेवेन्यू रिकॉर्ड चाहिए। वो रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या है? इसका मुरब्बा नंबर क्या है, इसका खसरा नंबर क्या है, इसका खतूनी नंबर क्या है, ये किला नंबर कौन सा है, ये सारी रिपोर्ट जो है वो रेवेन्यू के हवाले से मुझे जो है वो सबमिट करो। सेशन कोर्ट कह सकती है मजिस्ट्रेट को या रेवेन्यू ऑफिसर को। क्लियर है? उसके बाद जिस तरह, अब उसके बाद अगला पॉइंट इसके अंदर ये है कि जिस तरह लोकल कमीशन नहीं जाते मौके देखने, सरकमस्टांसिस देखने, सिचुएशन देखने कि इस वक्त मौके पे ये सूरत हाल है, इस वक्त मौके पे ये सूरत हाल है, तो इसी तरह सेशन कोर्ट किसी भी पुलिस ऑफिसर को कह सकती है कि जाके इस सारे सरकमस्टांस की, सारे सिचुएशन की मुझे रिपोर्ट जो है वो सबमिट करो। ठीक है? कि इस वक्त उधर काबिज कौन है, ये जो क्लेम करते हैं कि वो इलीगल मुझे डिस्पोजेस किया गया, तो उधर जो काबिज है वो बंदा कौन है। ठीक है? उसके बाद जो लोकल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी हैं उनसे जो है वो सारी रिपोर्ट मांग के, उनके बयान लिख के, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके, उस सारे मतलब कि उसके मुतालिक जितनी रिपोर्ट है ना वो सारी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो सबमिट करवाएं। पुलिस को कह सकती है, इंटीमेट कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है, डिक्टेट कर सकती है कि मुझे रिपोर्ट दी जाए। उसके बाद इसी सेक्शन 5 के अंदर जो है वो अगला पॉइंट, डे टू डे प्रोसीडिंग्स, क्योंकि ये है समरी प्रोसीडिंग, ये है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये है क्रिमिनल रेमेडी, ये है स्पीडी जस्टिस। इसके अंदर ये है डे टू डे प्रोसीडिंग से मुराद है कि 60 डेज के अंदर कितने बन गए? ये 2 महीने। 60 डेज के अंदर जो है वो कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने इस इलीगल डिस्पोजेशन के मामले को, इस सिचुएशन को, इस मामले को डिस्पोज ऑफ करना है, डिसाइड करना है, इसकी एडजुडिकेशन करनी है, इसका फैसला करना है, इसका फैसला सादर करना है, सुनाना है। 60 डेज का अंदर जो है उसके अंदर टाइम लिमिट आ गई है कि इसके अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करना है। अगला पॉइंट इसी सेक्शन के अंदर, नो एडजर्नमेंट, कोई डिले, कोई इल्तवा की रिक्वेस्ट आपकी नहीं मानी जाएगी। एक्सेप्शन फिर आ गई इसमें। एक्सेप्शन ये आ जाती कि कोई सफिशिएंट कोज हो, अगर कोर्ट उसको समझती है कि ये कंसीडरेशन की सफिशिएंट कोज बनती है, इस पे कंसीडर किया जाए, इस पे एनविसेज किया जाए, तो इस सेंस के अंदर आपको एडजर्न किया जा सकता है आपके मामले को। नहीं तो अदरवाइज डे टू डे प्रोसीडिंग्स करके कि ये नहीं कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की डेट पड़ रही है, तो इस सेंस के अंदर नहीं। डे टू डे प्रोसीडिंग्स, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ, तो डे टू डे प्रोसीडिंग्स रख के इसको डिस्पोज ऑफ करना 60 डेज के अंदर अंदर। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अदरवाइज जो है वो टाइम बार्ड हो जाता आगे। अगर एग्जम्पशन मिलती है, अगर आपको जो है वो एडजमेंट मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो 60 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। अगला इसके अंदर यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है। अब यहाँ पे ये अगला पॉइंट आ जाता है कि अगर कंप्लेनेंट जो है, जिसने कंप्लेंट फाइल की, वो निकल आई फॉल्स, फ्रिवलस, इट हैज़ नो एनी मेरिट, इट हैज़ नो एनी सब्सटेंस, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ,
तो इस सेंस के अंदर इट इज़ लायबल टू बी डिसमिस्ड। और अगर वो वाकई जो उस कंटेंशंस हैं उसको जो है वो कंटेस्ट करके ये साबित हो जाता है कि इसकी तो कंप्लेंट ही फॉल्स है, झूठी है, इस बंदे ने कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट ही जो है वो झूठी फाइल की है, तो इस सेंस के अंदर उसको पेनल्टी क्या होगी? मैं झूठी दरखास्त जो है वो फाइल कर देता हूँ, कंप्लेंट फाइल कर देता हूँ, या कोई झूठी कंप्लेंट फाइल कर देता है, तो उसके ऊपर उसकी पेनल्टी क्या होगी? तो कोर्ट क्या कर सकती है? उसको फाइन कर सकती है। एंड दैट पर्सन शैल बी लायबल टू फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख तक जो है उसको जुर्माना कर सकती है। कोर्ट उसको 5 लाख तक जुर्माना कर सकती है कि आपने झूठी कंप्लेंट फाइल की, तो की क्यों? ये कंटेस्ट होकर पता चलता है कि ये कंप्लेंट इसकी सच्ची है या झूठी है। अगर झूठी साबित हो जाए तो क्या होना है? उसको फाइन में उसको जो है वो पेनल्टी दी जानी है। और कितना फाइन हो सकता है? 5 लाख तक जो है वो फाइन हो सकता है। सेशन कोर्ट उसको ग्रांट कर सकती है, ये ऑर्डर पास कर सकती है अगेंस्ट दैट पर्सन, अगेंस्ट दैट कंप्लेनेंट। ये आपका सेक्शन 4 था और सेक्शन 5 था। 4 के अंदर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस आ गया, सेक्शन 5 के अंदर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर आ गया। एक एक पॉइंट्स बना के मैंने बता दिया 4 और 5 के अंदर। इसके बाद एक मजीद वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, उसके अंदर जो है वो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 कंप्लीट तैयार हो जाएगा, कंप्लीट फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। फिर अगला जो है वो इंशाल्लाह एक्ट ऑर्डिनेंस वट एवर जो भी होगा उसको जो है वो लेकर चलेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।